फरवरी 2026 सुबह का वक्त था। काबुल के आसमान में अचानक एक गर्जना हुई और उसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू जेट अफगानिस्तान की सीमा के अंदर घुस गए थे। काबुल, कंधार और पक्तिया के ऊपर बम गिरे। धमाकों की आवाजें पहाड़ों से टकराकर गूंज रही थीं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माइक पर आकर साफ कह दिया, हमारा सब्र अब खत्म हो गया है, ये खुली जंग है। पाकिस्तान ने इस अभियान का नाम रखा ऑपरेशन गजब लिल हक। और उधर अफगानिस्तान यानी तालिबान भी चुप नहीं बैठा। 4 घंटे के जवाबी ऑपरेशन में तालिबान ने डूरन लाइन के किनारे पाकिस्तान की 19 पोस्ट और 2 बेस तबाह कर दिए। 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को जंग में मार गिराया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दफ्तर के पास ड्रोन उड़ा। इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। 2 पड़ोसी देशों के बीच वो जंग छिड़ गई जिसकी आग सिर्फ उन दोनों तक नहीं रुकती, उसकी लपटें भारत की तरफ भी आ रही हैं। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। एक तरफ है परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान, 6,60,000 सैनिक, 465 से ज्यादा लड़ाकू विमान, हजारों टैंक। दूसरी तरफ है वो ताकत जिसे न सोवियत रूस हरा पाया, न अमेरिका और नाटो के 40 देश मिलकर झुका पाए 20 साल की जंग के बाद भी। और भारत इस पूरी शतरंज की बाजी में एक ऐसी चाल चल रहा है जो बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान को कमजोर कर सकती है। अब सवाल यह है, अफगानिस्तान के पास कम हथियार होते हुए भी तालिबान लंबी जंग में पाकिस्तान पर कैसे भारी पड़ सकता है? जिस गुरिल्ला रणनीति ने अमेरिका और नाटो को 20 साल में हराया, क्या वही रणनीति अब पाकिस्तान को भी धूल चटाएगी? तालिबान के पास वो कौन सा नायाब हुनर है जो न अमेरिका के पास है, न चीन के पास, न पाकिस्तान के पास? इस जंग में कौन से देश किसके साथ खड़े हैं? और क्या भारत तालिबान का साथ दे सकता है? अगर भारत ने तालिबान का साथ दिया तो यह जंग कितने दिनों में खत्म हो सकती है? इन सभी धमाकेदार सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में एक एक करके देने वाले हैं। तो वीडियो पर डटे रहिएगा, अभी लाइक का बटन दबाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके मुताबिक इस जंग की आखिरी जीत किसकी होगी। अब सीधे असली मुद्दे पर आते हैं। यह जंग अचानक नहीं छिड़ी, इसके पीछे एक लंबी और जलती हुई कहानी है। पाकिस्तान सालों से अफगानिस्तान पर आरोप लगाता आया है कि वो तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को अपनी जमीन पर पनाह दे रहा है। टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाला एक ऐसा संगठन है जो 2007 में पाकिस्तान में ही बना था। पाकिस्तान की मांग थी कि अफगान तालिबान इन लड़ाकों पर लगाम लगाए, लेकिन अफगान तालिबान ने ऐसा नहीं किया क्योंकि टीटीपी और अफगान तालिबान के बीच गहरे वैचारिक, सामाजिक और भाषाई रिश्ते हैं। दोनों एक जैसी सोच रखते हैं, एक जैसी भाषा बोलते हैं, एक जैसे इलाके में रहते हैं। यही वजह रही कि इस्तांबुल में हुई बातचीत के कई दौर बेकार गए। नवंबर 2025 में ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा था कि अगर बातचीत नहीं चली तो युद्ध ही एकमात्र रास्ता है। और फरवरी 2026 में वही हुआ, बातचीत नहीं चली, जंग छिड़ गई। दूसरी बड़ी वजह है ड्यूरन लाइन। यह 2611 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है जो 1893 में अंग्रेजों ने खींची थी। अफगानिस्तान ने इसे कभी कानूनी रूप से नहीं माना। यह सीमा पश्तून लोगों की जमीन को बीच से काटती है। एक तरफ अफगानिस्तान में पश्तून, दूसरी तरफ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून। यही ड्यूरन लाइन हमेशा से झगड़े की जड़ रही है और आज भी उसी जड़ से यह जंग पानी पी रही है। जब दोनों देशों की सैन्य ताकत की तुलना करते हैं तो पहली नजर में लगता है कि यह कोई मुकाबला ही नहीं है। पाकिस्तान के पास 6,60,000 से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं। इनमें 5,60,000 थल सेना में, 70,000 वायुसेना में और 30,000 नौसेना में। पाकिस्तान के पास 465 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, जिनमें F-16 जेट और चीन निर्मित J-17 थंडर जैसे आधुनिक फाइटर जेट शामिल हैं। इसके अलावा 2,600 से ज्यादा टैंक, 6,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और 4,600 से ज्यादा तोपखाने की इकाइयां हैं। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं। यह दुनिया की उन चुनिंदा परमाणु शक्तियों में से एक है। अब अफगानिस्तान की बात करें, तालिबान के पास सिर्फ 1,72,000 सक्रिय लड़ाके हैं। उनके पास कोई युद्धक विमान नहीं है, कोई नेवी नहीं है, कोई परमाणु हथियार नहीं है। उनके पास ज्यादातर वो पुराने सोवियत दौर के हथियार हैं जो 2021 में अमेरिकी सेना छोड़कर गई थी, लेकिन उनमें से बहुत से अब काम करने की हालत में नहीं हैं। तो कागज पर देखें तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, बहुत भारी। लेकिन रुकिए, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
असली मुकाबला कागज पर नहीं, जमीन पर होता है। यहां आती है असली कहानी। यहीं पर समझ आता है कि तालिबान को दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाकू ताकत क्यों माना जाता है। तालिबान की असली ताकत है गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध को हिंदी में छापा मार युद्ध कहते हैं। इसमें कोई बड़ी फौज नहीं होती, कोई बड़ा मोर्चा नहीं होता। छोटे छोटे दस्ते, अचानक हमला, फिर पहाड़ों में गायब, रात के अंधेरे में हमला, फिर गांवों में छिप जाना, दुश्मन की बड़ी फौज को उलझाए रखना, थकाते रहना, हर दिन छोटे छोटे नुकसान पहुंचाना। यही है तालिबान का गुरिल्ला फॉर्मूला। अब जरा इतिहास खोलकर देखते हैं। 1979 में सोवियत रूस की ताकतवर रेड आर्मी अफगानिस्तान में घुसी। उस वक्त सोवियत रूस के पास दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना थी, हजारों टैंक, हजारों सैनिक। लेकिन अफगान मुजाहिदीन, जो तालिबान के पूर्वज माने जाते हैं, उन्होंने पहाड़ों से गुरिल्ला युद्ध लड़ा। 10 साल तक लड़े और 1989 में सोवियत रूस को शर्मनाक वापसी करनी पड़ी। इतना ही नहीं, इस हार के कुछ ही साल बाद सोवियत संघ खुद टूट गया। फिर 2001 में अमेरिका आया। 11 सितंबर 2001 के बाद दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, अमेरिकी फौज, अफगानिस्तान में उतरी। साथ में नाटो के 28 देश, कुल मिलाकर 40 से ज्यादा देशों की फौजें। एक समय 1,30,000 से ज्यादा विदेशी सैनिक अफगानिस्तान की जमीन पर तैनात थे। 20 साल तक लड़ाई चली। अमेरिका ने इस जंग में $2 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किए। हजारों सैनिक शहीद हुए और आखिरकार 2021 में अमेरिका को भी अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा, बिना जीते, बिना ताज पहने। ये तालिबान की गुरिल्ला ताकत का इतिहास है। जो सोवियत रूस को नहीं हरा सका, जिसे अमेरिका नहीं कर पाया, उसे तालिबान ने गुरिल्ला युद्ध से कर दिखाया। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर गुरिल्ला युद्ध में तालिबान करता क्या है। क्यों बड़ी से बड़ी आधुनिक सेना इसके सामने बेबस हो जाती है। पहली तकनीक, हिट एंड रन। तालिबान के लड़ाके कभी सीधे मोर्चे पर नहीं आते। वे रात को अचानक हमला करते हैं, दुश्मन के किसी पोस्ट को निशाना बनाते हैं और गायब हो जाते हैं। दुश्मन की बड़ी फौज के लिए उन्हें ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। दूसरी तकनीक, पहाड़ी इलाके का फायदा। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे कठिन युद्ध क्षेत्र माना जाता है। हिंदू कुश और सुलेमान जैसी पर्वत श्रृंखलाएं, गहरी घाटियां, संकरे रास्ते। इस इलाके में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां बेकार हो जाती हैं। हवाई हमले तो होते हैं, लेकिन लड़ाके पहाड़ों की गुफाओं में छिप जाते हैं। यह प्राकृतिक किला तालिबान को हमेशा से सुरक्षा देता आया है। तीसरी तकनीक, स्थानीय जनता का समर्थन। पश्तून समुदाय ड्यूरन लाइन के दोनों तरफ बसा है, अफगानिस्तान में भी, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी। तालिबान के लड़ाके इन्हीं गांवों से आते हैं, इन्हीं गांवों में छिपते हैं, इन्हीं लोगों से रसद और जानकारी लेते हैं। यह नेटवर्क किसी भी खुफिया एजेंसी को तोड़ना मुश्किल है। चौथी तकनीक, सप्लाई लाइन काटना। तालिबान सीधे लड़ने की बजाय दुश्मन की आपूर्ति लाइनें काटता है। रसद, खाना, गोला बारूद, सब कुछ। जब बड़ी फौज को अपनी जरूरतें पूरी नहीं होती तो वो खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगती हैं। पांचवी तकनीक, लंबी लड़ाई की ताकत। तालिबान जानता है कि दुश्मन की बड़ी फौज को लंबे समय तक उलझाए रखूं। जितनी लंबी लड़ाई, उतना ज्यादा पैसा खर्च, उतनी ज्यादा थकान, उतना ज्यादा जन आक्रोश दुश्मन के देश में। यही हुआ अमेरिका के साथ। 20 साल में अमेरिकी जनता थक गई और राजनीतिक दबाव में सेना वापस बुलानी पड़ी। 2021 से लेकर 2026 तक, यानी सिर्फ 5 सालों में, टीटीपी और तालिबान से जुड़े छापामार हमलों में 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। और अब यह जंग खुले मैदान में आ गई है। अब समझते हैं कि अगर यह जंग लंबी चली, महीनों नहीं, साल 2 साल, तो समीकरण कैसे बदलेंगे। पाकिस्तान के पास हवाई ताकत है, मिसाइलें हैं, परमाणु हथियार हैं, लेकिन परमाणु हथियार यहां काम नहीं आएंगे, क्योंकि कोई भी देश एक पड़ोसी मुल्क पर परमाणु हमला नहीं करता। इससे खुद का भी नुकसान होता है, रेडिएशन सीमा पार करती है और दुनिया का पूरा गुस्सा उस पर टूट पड़ता है। हवाई हमले काबुल, कंधार और पकतिया में हुए, लेकिन इन हमलों से तालिबान के नेतृत्व को कितना नुकसान होगा। तालिबान के लड़ाके शहरों में नहीं रहते, वे गांवों में, पहाड़ों में, गुफाओं में हैं। हवाई बमबारी से उनका बहुत कम नुकसान होता है, लेकिन आम नागरिकों को नुकसान होता है, जो तालिबान के पक्ष में जनमत बनाता है। दूसरी बड़ी समस्या है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कर्ज पर टिका है। लंबी जंग पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को और तोड़ देगी। फौजी खर्च बढ़ेगा, निवेश घटेगा, डॉलर की किल्लत होगी।
तीसरी समस्या, पाकिस्तान के अंदर पश्तून समुदाय का असंतोष। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून लोग पहले से सरकार से नाराज हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जैसे संगठन पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अगर जंग लंबी चली तो पाकिस्तान के अंदर भी अशांति बढ़ेगी। और तालिबान, वो अपनी जमीन पर लड़ रहा है। उसके पास हारने के लिए कोई शहर नहीं है, कोई बंदरगाह नहीं है, कोई औद्योगिक केंद्र नहीं है जो बमबारी से तबाह हो जाए। उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही न्यूनतम है। वो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए बना ही है। यही वजह है कि कम हथियारों के बावजूद लंबी जंग में अफगानिस्तान पाकिस्तान पर भारी पड़ सकता है। जिस रास्ते पर चलकर तालिबान ने नाटो की 40 देशों की संयुक्त सेना को 20 साल में हराया, वही रास्ता अब पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल होने वाला है। और इसे समझना बहुत जरूरी है। नाटो के पास 2001 से 2021 के बीच हर आधुनिक हथियार था। ड्रोन हमले थे, सैटेलाइट इंटेलिजेंस थी, थर्मल कैमरे थे, नाइट विजन थी। फिर भी तालिबान ने 3 चीजों के बल पर नाटो को हराया: गुरिल्ला रणनीति, जनता का समर्थन और धैर्य। अब पाकिस्तान की स्थिति देखें। पाकिस्तानी सेना भले ही ताकतवर हो, लेकिन वो अफगानिस्तान की उन्हीं पहाड़ी घाटियों में घुसेगी जहां सोवियत, रूस और अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है, लेकिन तालिबान के लड़ाके पहाड़ों और जंगलों में छिप जाएंगे। पाकिस्तान के पास टैंक हैं, लेकिन संकरे पहाड़ी रास्तों में टैंक बेकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, तालिबान के पास एक और हथियार है जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, और वो है जज्बा। वो जज्बा जो कहता है कि हम अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, हमारी जमीन पर हमला हुआ है, हम पीछे नहीं हटेंगे। यही जज्बा था जो 10 साल सोवियत रूस से लड़ा, 20 साल अमेरिका और नाटो से लड़ा, और अब 2026 में पाकिस्तान उसी जंग में कूद रहा है। हर बड़ी जंग में पक्ष और विपक्ष होते हैं। हर देश अपना हिसाब लगाता है, किसका साथ देने से फायदा होगा, किसके खिलाफ होने से नुकसान होगा। इस जंग में पाकिस्तान के पक्ष में कौन है? पहला नाम है चीन। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है। J-17 थंडर जेट चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाए हैं। चीन का पाकिस्तान में बड़ा आर्थिक निवेश है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPC के नाम पर करोड़ों डॉलर लगाए गए हैं। लेकिन क्या चीन इस जंग में खुलकर उतरेगा? शायद नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान से चीन के भी आर्थिक संबंध हैं। चीन ने तालिबान सरकार के साथ कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए हैं। चीन के लिए यह एक दुविधा की स्थिति है। अफगानिस्तान यानी तालिबान के पक्ष में कौन है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि तालिबान के खुले तौर पर समर्थक बहुत कम देश हैं, क्योंकि तालिबान को अभी तक कोई बड़ी ताकत आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देती। लेकिन अघोषित समर्थन की बात करें तो रूस की नजर पाकिस्तान पर है। रूस पाकिस्तान को अमेरिकी खेमे का देश मानता है, और उसे कमजोर होते देखना रूस के हित में है। ईरान की बात करें तो ईरान भी पाकिस्तान से खुश नहीं है। और सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक सवाल, भारत कहाँ है? यह वो हिस्सा है जो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए। 2021 से पहले भारत और तालिबान के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं था। तालिबान को भारत अपना दुश्मन मानता था। भारत ने अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों में 3 अरब डॉलर यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया था। 500 से ज्यादा परियोजनाओं में संसद भवन बनाया, बांध बनाए, सड़कें बनाई, स्कूल बनाए। और 2021 में जब तालिबान आया तो लगा यह सब बर्बाद हो गया। लेकिन उसके बाद भारत ने एक चतुर कूटनीतिक चाल चली। जनवरी 2025 में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। यह 2021 के बाद का सबसे बड़ा राजनयिक संपर्क था। अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। यह उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा थी। इसके बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने का ऐलान किया। भारत तालिबान के साथ व्यावहारिक जुड़ाव की नीति पर चल रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत तालिबान को मान्यता नहीं दे रहा, लेकिन उनसे बात जरूर कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत को अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया तक पहुंचना है। पाकिस्तान भारत को अपनी जमीन से रास्ता नहीं देता, इसलिए ईरान के चाबहार बंदरगाह और अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया, यही भारत का रणनीतिक रास्ता है। और इस जंग में यह रणनीतिक रास्ता और भी अहम हो जाता है। यह सवाल जितना रोमांचक है उतना ही संवेदनशील भी। तो इसे तथ्यों के आधार पर समझते हैं। क्या भारत खुलेआम तालिबान का साथ देगा? फिलहाल इसकी संभावना कम है, क्योंकि भारत की विदेश नीति हमेशा से संतुलित रही है। भारत किसी भी संगठन को आधिकारिक मान्यता देने से पहले बहुत सोचता है।
लेकिन क्या भारत इस जंग से फायदा उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा। अगर पाकिस्तान इस जंग में फंस गया, चाहे 6 महीने के लिए, चाहे 1 साल के लिए, तो पाकिस्तान की सारी फौजी ताकत पश्चिमी सीमा यानी अफगान सीमा पर उलझी रहेगी। पाकिस्तान का ध्यान पूर्वी सीमा यानी भारत से हटेगा। यह भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर है। दूसरा फायदा आर्थिक। पाकिस्तान पहले से कर्ज में डूबा है। लंबी जंग उसकी अर्थव्यवस्था को और तोड़ देगी। जब पाकिस्तान आर्थिक रूप से कमजोर होगा तो वो भारत के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने की हालत में नहीं रहेगा। तीसरा, अफगानिस्तान से कूटनीतिक संबंध। भारत ने चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को गेहूं, दवाइयां और जरूरी सामान भेजा है। यह मानवीय मदद तालिबान को भारत के करीब लाती है। तालिबान के नेताओं ने खुद कहा है कि भारत ने अफगानिस्तान में जो योगदान दिया है वो किसी और देश से बेहतर है। अब मान लीजिए एक काल्पनिक परिदृश्य नहीं बल्कि रणनीतिक विश्लेषण की। अगर भारत ने किसी भी रूप में तालिबान को खुफिया जानकारी, लॉजिस्टिक सपोर्ट या कूटनीतिक समर्थन दिया तो पाकिस्तान 2 मोर्चों पर एक साथ दबाव में आ जाएगा। पश्चिम से अफगानिस्तान, पूर्व से भारत का बढ़ता प्रभाव। ये पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होगी। यही है असली भारत की रणनीति। जब दुनिया देख रही है कि भारत क्या करेगा, तब भारत बहुत शांति से अपने मोहरे सेट कर रहा है। भारत का हथियार है कूटनीति। 2025 में भारत ने तालिबान के विदेश मंत्री को नई दिल्ली में स्वागत किया। यह संदेश पूरी दुनिया को गया कि भारत अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति बना रहा है। और यह सिर्फ पाकिस्तान को बाईपास करने की कोशिश नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक चाल है। ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत अफगानिस्तान तक माल पहुंचाता है, बिना पाकिस्तान की इजाजत के। यह रूट पाकिस्तान को कमजोर करता है और भारत को ताकतवर। भारत ने ट्रंप की उस योजना का भी विरोध किया जिसमें अमेरिका अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को वापस लेना चाहता था। यह एक बड़ा संकेत था कि भारत तालिबान के साथ संबंध बनाने में गंभीर है। अब पाकिस्तान अफगान जंग के संदर्भ में यह और अहम हो जाता है। भारत अगर चाबहार के रास्ते अफगानिस्तान को ज्यादा मदद पहुंचाए, अगर कूटनीतिक मंचों पर तालिबान का पक्ष ले, तो यह भारत की बिना एक भी गोली चलाए सबसे बड़ी जीत होगी। अगर भारत सीधे उतरे तो जंग कितने दिन में खत्म होगी? यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है और इसका जवाब देना सबसे मुश्किल भी है, लेकिन रणनीतिक विशेषज्ञों के नजरिए से इसे समझते हैं। अगर हम सीधे सैन्य परिदृश्य की बात करें, जो कि अभी तक की स्थिति में बेहद कम संभावित है, तो भारत के पास आज 14,55,000 से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत के पास 2,200 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हैं। 4,700 से ज्यादा टैंक हैं। राफेल, सुखोई, मिराज जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है जो दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। अगर भारत ने पूर्वी मोर्चे यानी भारत पाकिस्तान सीमा पर दबाव बनाया, तो पाकिस्तान को अपनी फौज 2 हिस्सों में बांटनी पड़ेगी। एक हिस्सा पश्चिम में अफगानिस्तान से लड़ेगा, एक हिस्सा पूर्व में भारत से। इस 2 मोर्चे की लड़ाई में पाकिस्तान की स्थिति बेहद कमजोर हो जाती है। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे परिदृश्य में पाकिस्तानी सेना की कमर टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, परमाणु हथियार। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं और वो उन्हें आखिरी दाम के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। ये हर परमाणु विशेषज्ञ का सबसे बड़ा डर है। इसीलिए भारत की नीति सीधी सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव की है। और यही समझदारी है। भारत जीतता है बिना लड़े। यही चाणक्य नीति है, यही आधुनिक भारत की शक्ति है। इस जंग में एक और खबर आई है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है। खबरें आ रही हैं कि तालिबान एक विशेष दस्ता तैयार कर रहा है जो पाकिस्तान के अंदर गुरिल्ला अभियान चलाएगा। ये वही रणनीति है जो तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल की थी। पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पहले से ही टीटीपी और बलूच अलगाववादी सक्रिय हैं। तालिबान की यह नई रणनीति पाकिस्तान को उसके ही घर में उलझाने की है। और यह बात पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि बाहरी दुश्मन से लड़ना एक बात है, लेकिन अपने ही देश के अंदर छापामार लड़ाई का सामना करना बिल्कुल अलग चुनौती है। इसी के साथ पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत 22 अफगान ठिकानों पर हमले किए और दावा किया कि 73 पोस्ट तबाह की गई, 100 से ज्यादा सैन्य ठिकाने निष्क्रिय किए गए। लेकिन जब तक तालिबान के लड़ाके पहाड़ों में हैं, ये हवाई हमले जमीनी जंग नहीं जीत सकते। अब सीधे भारत पर आते हैं। इस पूरी जंग का भारत पर क्या असर होगा? पहला असर, रणनीतिक फायदा। जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में उलझा होगा
तो भारत के लिए कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर स्थिति और मजबूत होगी। पाकिस्तान की फौजी संसाधन पश्चिमी मोर्चे पर खींचेंगे। दूसरा असर, कनेक्टिविटी का मौका। अगर अफगानिस्तान में स्थिति भारत के अनुकूल रही तो चाबहार से अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशिया तक भारत का व्यापार मार्ग और मजबूत होगा। यह मार्ग पाकिस्तान को बाईपास करता है और भारत को मध्य एशिया से सीधे जोड़ता है। तीसरा असर, शरणार्थी संकट। अगर जंग लंबी चली तो अफगानिस्तान से लाखों लोग पलायन करेंगे। इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। भारत को इस मानवीय संकट के लिए भी तैयार रहना होगा। चौथा असर, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की पहचान। अगर भारत इस पूरी स्थिति को कूटनीतिक तरीके से अपने हक में मोड़ लेता है तो भारत की दक्षिण एशिया में एक अलग ही पहचान बनेगी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ड्यूरंड लाइन को एक बार और गहराई से समझना जरूरी है। 1893 में जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तब ब्रिटिश अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा तय की गई जिसे ड्यूरंड लाइन कहा गया। यह रेखा सर हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरंड ने खींची थी। इस रेखा ने पश्तून लोगों की जमीन को बीच में से काट दिया। अफगानिस्तान ने कभी भी इस सीमा को नहीं माना। यह 2611 किलोमीटर लंबी सीमा आज भी विवादित है। पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है। अफगानिस्तान इसे एक थोपी गई सीमा मानता है जो उनके लोगों को बांटती है। यही ड्यूरंड लाइन इस पूरी जंग की जड़ है। जब तक यह सीमा विवाद हल नहीं होगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कभी खत्म नहीं होगा। और यही वो कारण है जिसकी वजह से तालिबान कभी पाकिस्तान का पूरी तरह से साथी नहीं बन सका, भले ही दशकों तक पाकिस्तान ने तालिबान को पाला पोसा। अब एक और बड़ा सवाल, चीन क्या करेगा? चीन पाकिस्तान का सबसे करीबी सहयोगी है। CPC के जरिए चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर निवेश किए हैं। पाकिस्तान को J-17 थंडर जेट मिसाइल सिस्टम और अन्य रक्षा उपकरण चीन से मिलते हैं। लेकिन एक पेंच है, चीन ने तालिबान से भी संबंध बनाए हुए हैं। अफगानिस्तान में दुर्लभ खनिज संपदा है, लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, और चीन उस पर नजर गड़ाए बैठा है। अफगानिस्तान की खनिज संपदा की कीमत एक अनुमान के मुताबिक 1 लाख करोड़ डॉलर यानी लगभग 85 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसलिए चीन की स्थिति दोनों तरफ के बीच में संतुलन बनाने की है। वो पाकिस्तान का खुलकर साथ देगा, लेकिन अफगानिस्तान से आर्थिक संबंध भी तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। और यहीं पर भारत के लिए एक और मौका है। चीन अगर इस जंग में बहुत ज्यादा उलझ गया, चाहे समर्थन में चाहे मध्यस्थता में, तो भारत चीन के बीच के समीकरण में भी बदलाव आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, ये जंग आगे कहां जाएगी? 3 संभावित रास्ते हैं। पहला रास्ता, जल्दी खत्म होने वाली जंग। अगर दोनों देशों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा, खासकर अमेरिका, चीन और मुस्लिम देशों का दबाव, तो बातचीत हो सकती है। दोनों देश किसी तीसरे की मध्यस्थता में सीज फायर कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा परिदृश्य है। दूसरा रास्ता, लंबी खींचतान। पाकिस्तान हवाई हमले जारी रखे और तालिबान गुरिल्ला युद्ध। न कोई जीते न कोई हारे। यही वो स्थिति है जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि इसमें उसकी अर्थव्यवस्था टूटेगी जबकि तालिबान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा रास्ता, बड़े पैमाने पर जमीनी लड़ाई। यह सबसे खतरनाक रास्ता है। अगर पाकिस्तान की जमीनी फौज अफगानिस्तान में घुसी तो यह उसी जाल में फंसेगी जिसमें सोवियत, रूस और अमेरिका फंसे थे। और अगर परमाणु हथियार का सवाल उठा तो यह पूरे क्षेत्र के लिए भयावह होगा। भारत का हित इस बात में है कि वो इस तीसरे रास्ते को रोके और पहले या दूसरे रास्ते में अपना प्रभाव बढ़ाए। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस धमाकेदार जंग की। एक तरफ परमाणु ताकत से लैस पाकिस्तान की विशाल फौज, दूसरी तरफ दुनिया के सबसे माहिर छापामार लड़ाके। एक तरफ 465 से ज्यादा लड़ाकू विमान, दूसरी तरफ पहाड़ों की वो मिट्टी जिसने सोवियत, रूस और अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर किया। और बीच में खड़ा है एक नया भारत जो अपनी कूटनीतिक चाल से इस पूरी शतरंज की बाजी को अपने हक में मोड़ रहा है। अब एक बड़ा सवाल जो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्या यह जंग पाकिस्तान को उसी जाल में फंसाएगी जिसमें एक बार सोवियत, रूस और अमेरिका फंसे थे? क्या ड्यूरंड लाइन का यह पुराना जख्म कभी भर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस बदलती हुई क्षेत्रीय शतरंज में वो चाल चलेगा जो इतिहास बदल दे? इन सवालों के जवाब हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि अगर यह जंग अगले 6 महीनों तक चली तो दक्षिण एशिया का नक्शा कैसे बदल सकता है और भारत को इससे क्या क्या फायदे और खतरे हो सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला धमाकेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके मुताबिक इस जंग में आखिरी जीत किसकी होगी?
अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की या भारत की कूटनीति की? कमेंट करना मत भूलिएगा। हम आपके हर कमेंट का जवाब देते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।